मील तक हमारे घरों में हम रिफाइंड सीड ऑयल्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अभिशाप है अज्ञानता का। अगर वो अज्ञानता हमारे खान पान का हिस्सा है तो यह बहुत संवेदनशील है। इसलिए मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इस प्रकार के रिफाइंड सीड ऑयल्स के बढ़ते इस्तेमाल और उससे होने वाले नुकसान पर क्या सरकार एक एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन करके इस मुद्दे पर व्हाइट पेपर लाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को रिफाइंड सीड ऑयल से होने वाले नुकसान की वास्तविकता पता चले, क्योंकि यह हमारे देश के नागरिकों के कंज्यूमर राइट्स व सेहत से जुड़ा हुआ बहुत अहम मुद्दा है। धन्यवाद सर। जब प्रश्न लंबा होता है, लंबा उत्तर भी होता है, फिर भी आपका आदेश में ही पालन करता हूं सर। 20 क्वेश्चन लगते हैं, 3-4 क्वेश्चन पर अटक जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत। सर मैं आपका आदेश पालन करता हूं सर, मैं आदेश पालन करता हूं सर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कंज्यूमर अफेयर्स के अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड द स्टैंडर्ड फॉर द रिफाइंड वेजिटेबल अंडर द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011। उसके अनुसार नो अदर केमिकल एजेंट शैल बी यूज्ड, नेम ऑफ द वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम व्हिच रिफाइंड ऑयल हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड shall be clearly specified on the label of the container. Food business operators manufacturing the same shall comply with the same. Expert committee एक रेगुलेशन 2020 में उन्होंने लागू किया है। उसके अनुसार ट्रांस फैट जो है, ट्रांस फैट विच इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग, वो 2% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इसका भी उल्लेख रेगुलेशन में है और वो रेगुलेशन हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। FSSAI और हमारे जो BIS है ये चेक करते रहते हैं रेगुलरली। 242 लैब्स है, मोबाइल वैन लैब है, ये सब देखते हुए हम पूरा चेकिंग, मार्केट से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम उठा के चेक करके कंज्यूमर को प्रोटेक्शन को और कंज्यूमर हित का हम अपनाने के लिए पूरा कोशिश इस 2019 के एक्ट के बाद और ये 2022 के रेगुलेशन के बाद FSSAI और कंज्यूमर अफेयर्स दोनों मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। श्री रविंदर वायकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न इस बात से जुड़ा है कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पनीर और खोआ में मिलावट मामले लगातार बढ़ रहे। रोज खबरों में ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, परंतु परीक्षण केंद्रों यानी टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी की वजह से इन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रहे। आम जनता मिलावट उत्पादन खाने को मजबूर है। मेरा प्रश्न यह है, क्या सरकार इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर परीक्षण सुविधाएं यानी एडवांस टेस्टिंग लैब के विस्तार का या नवीन प्रयोगशाला का स्थापना करने पर विचार कर रही है? साथ ही क्या कोई ठोस निगरानी तंत्र तो राज्य करेगी ना भाई, केंद्र सभी राज्यों में है, मगर ऐसा निर्णय लेना ही चाहिए यानी टेस्टिंग लैब वगैरह कम होती है तो जिससे पनीर और खोआ जैसी खाद्य सामग्री मिलावट को समय रहते हुए रोका जा सके। सर टोटल हमारे पास आज के दिन में 242 लैब्स है सर, और FSSAI का जो देश के लेवल पर एट द नेशनल लेवल कमिटी है, वो स्टेट लेवल पर कमिश्नर है, फूड ऑफिसर है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और 242 लैब्स है, 4 रेफरल लैब्स है भारत सरकार के ओर से चलाते हैं, और वैन्स है। तो इसीलिए कहीं भी कंप्लेंट आता है तो तुरंत कंज्यूमर हेल्पलाइन या FSSAI के पोर्टल है FSSAI और हम दोनों व्हाट्सएप पे हम कंप्लेंट लेते हैं। बहुत ही सुविधा है सर, पूरा सोशल मीडिया इसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं। उसके अनुसार वो अगर कंप्लेंट देते हैं तो हम जरूर तुरंत इसमें इंक्वायरी करेंगे, लैब में इसको टेस्ट करवाएंगे, और अगर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो हम जरूर उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द क्वेश्चन ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी एक क्लैरियन कॉल दिया है 10 टू रिड्यूस द 10% ऑफ द ऑयल ऑल्सो। ओवरऑल हेल्थ के बारे में, फिट इंडिया के बारे में, जो कंज्यूमर हेल्थ कंज्यूमर ऑयल का यूज कम करो सर, ऑयल का यूज कम करो, ये तो कर रहे हैं सर। इसके साथ ही साथ ये जो इसमें इंग्रेडिएंट रहना चाहिए, ये सब के बारे में हम बहुत ही ध्यान रख रहे हैं, और इसीलिए FSSAI और कंज्यूमर अफेयर्स दोनों मिलकर हेल्पलाइन से लेके बहुत ही काम किया है। डिटेल में बताने के लिए मेरे पास पूरी डिटेल है, लेकिन मैं आज इतना ही बोलता हूँ। लैबोरेटरी एस्टैब्लिश बहुत ज़्यादा किया है, रेफरल लैब्स है, और उसके साथ स्टेट लेवल पे भी एक रेफरल लैब हमने रखा है, और वैन में भी हम चेकिंग करते जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 362 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। श्री अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में 5 यूनिट पहले थे और 1 यूनिट अभी 700 मेगावाट की है, तो राजस्थान की बिजली की शॉर्टेज के कारण क्या सरकार उसमें राज्य को देने वाला हिस्सा बढ़ाएगी? एक तो मेरा निवेदन ये है। दूसरा, जो वहाँ के जो कर्मचारी काम करते हैं इन रिएक्टरों के आसपास, उन पे स्वास्थ्य पे और जहाँ डिस्पोजल करते हैं उन पे क्या सरकार ने जांच करवाई है कि उनकी जिंदगी पे किस तरह का इसका असर हुआ है? और तीसरा, अध्यक्ष महोदय, ये यूरेनियम राजस्थान में सीकर जिले में मिला है। ये बहुत ही दुर्लभ खनिज पदार्थ है जो बाहर से हम आयात करते हैं, तो ये सीकर में यूरेनियम का खनन कब तक शुरू कर दिया जाएगा जिससे देश को लाभ हो सके? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, लेकिन एक प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला है कि राजस्थान में कितने रिएक्टर हैं और कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। दूसरा है कि उनकी सुरक्षा सेफ्टी के लिए क्या है, और तीसरा है कि वहाँ पर जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं उसका क्या है। जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकर के प्रसन्नता होगी कि सबसे अधिक संख्या में यदि कहीं रिएक्टर हैं तो राजस्थान में है। आज भी राजस्थान में हमारे कुल 25 जो इस समय फंक्शनल है, उनमें से 7 एज मेनी एज 7 राजस्थान में है, बल्कि एक नॉन ऑपरेटिव था, वंडर स्क्रूटनी था, वो भी हाल ही में फंक्शनल बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से न केवल रिएक्टर्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि उन क्षेत्रों में जहां पहले नहीं हुआ करते थे वहां पर भी इनका स्थापित करने का क्रम शुरू हुआ है। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले अधिकतर तमिलनाडु और आंध्रा की ओर दक्षिण में और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात। आज हमारे बगल में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखनगर शहर में रिएक्टर स्थापित होने वाला है, कुछ ही साल में फंक्शनल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सरकार ने सन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक ही कैबिनेट मीटिंग में बल्क अप्रूवल ऑफ 10 रिएक्टर्स किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसी स्पिरिट और उसी भावना और उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी हाल ही के बजट में आपने देखा कि इसका और विस्तार करने हेतु न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें अलग से राशि भी निर्धारित कर दी गई। और उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू है। पहले तो ये कि उसमें बजट का भी विस्तार हुआ। पहले बहुत मिनिमल बजट हुआ करता था, अक्सर ये आलोचना होती थी। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि सन 2014 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बजट कुल था उस सन 2013-14 में 13,879, और आज इस साल के बजट में 23,604, अर्थात 170% वृद्धि। सो दी फिगर स्पीक फॉर देमसेल्फ, वी लिव इन एविडेंस बेस्ड एरा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त ये केवल सरकार की ओर से उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल पूल में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसी बजट में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री की ओर से निर्णय लिया गया है कि न्यूक्लियर सेक्टर विल बी ओपन अप टू प्राइवेट प्लेयर्स। और तीसरा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका 60-70% सोर्स या उसका फंडिंग एंड द अदर सोर्स विल बी नॉन गवर्नमेंट। तो इस तरह से पूल हैज बिकम वेरी लार्ज, और उसी का ये कारण है कि जहां सन 2014 में हमारी न्यूक्लियर जनरेशन कैपेसिटी थी 22,480 मेगावाट, आज वो बढ़कर के 35,333 हो गई। और ये जनरेशन के फिगर बता रहा हूँ। और अगर कैपेसिटी देखनी है तो 4,780 मेगावाट थी आज से 10 वर्ष पूर्व, आज दुगने से अधिक होकर के 8,880 मेगावाट। ओके। अब सीकर पे भी आते, वो तीसरा भाग है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर इस मिशन के ही दौरान एक बड़े फ्यूचरिस्टिक फैसले भी लिए गए कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अर्थात आने वाले समय में विश्व भर में जिस प्रकार का ट्रेंड रहेगा, चलन रहेगा बिजली के
के इस्तेमाल का, कि हमारी डेंस पॉपुलेशन है, स्टील फैक्ट्रीज है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, कहीं कहीं जहाँ ग्रिड के माध्यम से तार नहीं पहुंच सकती, तो हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए अलग से राशि 20,000 करोड़ इसी बजट में निर्धारित की है। अब इनका दूसरा भाग था कि सेफ्टी का, जो वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, पहले तो हमारे यहाँ इस विभाग का एक मंत्र मूल है, सेफ्टी फर्स्ट प्रोडक्शन नेक्स्ट। तो उसमें 2-3 भाग है। पहले तो जब इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ होता है तो हर 3 महीने में मॉनिटरिंग होती है। जब वो निर्माण कार्य संपन्न हो जाता है तो हर 6 महीने के बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन, और फिर हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यूअल, और साथ ही साथ इसकी जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी स्क्रूटी की जाती है। यदि आप बात करें वहाँ रहने वाले लोगों की, जैसे इन्होंने कहा, तो अभी हाल ही में हमने कुछ एक स्टडीज भी की हैं जो ये दर्शा रही है कि जो आम डिफेक्ट होते हैं रेडिएशन के, उदाहरण के तौर पर बर्थ इफेक्ट इन प्रेग्नेंट लेडीज और कैंसर और मैलिग्नेंस टेंडेंसीज इन दी जनरल पॉपुलेशन, उसकी कुल मात्रा प्रेवलेंस जनरल नेशनल एवरेज से कम पाई गई। और ये 3 साल की स्टडी टाटा के मेमोरियल के सौजन्य से की गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो प्लांट के बाहर मॉनिटर्स लगाए गए हैं, प्लांट के भीतर अलग मॉनिटर्स हैं, और जो कर्मी हैं उनकी जेब में भी एक डिवाइस रखा जाता है जो मॉनिटरिंग करता है। और अगर आप देखें कि उस समय और अब का तुलना, तो वो भी मैं आपको आंकड़े बता दूं, 1001 माइक्रो सीरीज सीवर होता है जो मेजरमेंट करता है रेडिएशन की, वो उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है 1000 माइक्रो सीवर्स। और यदि आप उसके आंकड़े देखें तो हमारे किसी भी प्लांट में 30-40 माइक्रो सीवर से अधिक नहीं रहता। और वो भी आंकड़े अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो सन 2014 से लेकर के अभी तक प्रति वर्ष प्रोग्रेसिवली देयर इज अ डिक्लाइन in the amount of generation of radiation, which is otherwise also very minimal. अब तीसरी बात आई कि एक्सप्लोरेशन यूरेनियम की, आपने सदस्य की सूचना बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें हम इसका फॉलोअप कर रहे हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अभी वो थोड़ा सा काम रुका हुआ है, प्रदेश सरकार के साथ हम संपर्क बनाए हुए हैं। आपका कहना ठीक है कि जैसे ही वो क्लियरेंस और बाकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो निश्चय ही एक बहुत बड़ा भंडार हमें राजस्थान से मिलेगा। राजस्थान पहले ही एटॉमिक एनर्जी में, जनरेशन में, कैपेसिटी में बहुत अधिक मात्रा में योगदान कर रहा है। श्री टी.आर. बालू जी। Sir, the world has witnessed 3 major nuclear disasters. टी.आर. बालू जी। So the world has witnessed टी.आर. 3 बालू जी, आप major पूछिए। nuclear disasters, and Honorable Minister will be knowing all these things. And after एक मिनट बालू जी, एक मिनट। अमरा राम जी, मैंने पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं, फिर बार समझा रहा हूं। ये संसद है, इसमें आपको मैंने, आपका नंबर लिस्ट में था, नाम बुलाया, आपने प्रश्न पूछा, आपका जवाब मिल गया, फिर आप नहीं, ऐसे नहीं करते। बैठ जाइए, तरीका ठीक नहीं। बालू जी। Sir, बालू जी। the Honorable Minister will be knowing the major disaster that has happened in the world. One in 3 Mile Island of US, second Chernobyl, that is in Russia, the third is Fukushima in Japan. All these disasters have happened in most technologically advanced countries. Not only technology advanced, they are known for their scientific eminence. Having said that, sir, in spite of the Supreme Court orders and state government interference, requesting the central government to come forward to find out the safe way of disposing the nuclear waste in Unit 1 and 2 of Kudangulam, Sir, the Honorable Minister or the government has not come forward Okay. for the proper disposal of the nuclear waste in Unit 1 and 2 of Kudangulam. what is that, sir? Honorable Speaker, sir, I am glad that the honorable member has raised this question because this has been in discussion for quite some time, and we have time and again tried to allay all these fears and apprehensions, and with a very evidence-based, proven explanations and statements to put the record straight. As far as the Kudangulam and the important Kalpakam are concerned,
there are all these safety measures in place. As you refer to 1 or 2 catastrophes that happened across the world, we have, before establishing our plants, already taken enough care. For example, the Kundakalam is located on the eastern side, so which means that the nearest pneumogenic zone is in Indonesia, which happens to be about 1,380 kilometers away, very, very far off, beyond the zone of being affected. On the other hand, similarly, in the case of the western coast of Gujarat and Maharashtra, the nearest pneumonic zone is near Karachi in a place called Makar, which is again nearly 900 kilometers away. So that kind of catastrophe happening over here has been ruled out abundantly even before the task was taken up. Now, second part of storing the waste, as you said, yes, there were reports in some of the Madras-based newspapers last year that, yes, of course now known as Chennai, because I belong to the Madras age. So some of the newspapers had also put out this, that the waste material was being stored there. One of them even went to the extent of saying that the waste from the other plants was also going to be stored there. It's not so. We have a definite SOP in place. First, in the first 5 to 6 7 years, in every plant, the waste is stored within the plant. Then after about 7 years, it is stayed away from the plant. That is called AFR, away from reactor, which means about, say, 15 meters deep besides the plant, but not as a part of the plant. It is allowed to be kept there for as many as 40 years or so. And then it is taken away, it is retrieved and it is reused. And the same process is being followed in case of each reactor across the country. It is not that Kundakalam or Kalpakam are made to also store the waste from the other reactors or being so. So I think we are sufficiently safe. And as I was mentioning about the safety part, I just in the response to the last question, I said that we have a measure called micro-sievert. The threshold is 1,000. If you ask me precisely about the Tamil Nadu plant, sir, it gives me pleasure to mention over here, in Kundakalam, the emanation of the radiation in 2014 was 0.081 microsievert. It has got reduced further over the last 10 years under the Modi regime, incidentally, to 0.002%. Yeah. No, these are the figures. Now you take Kalpakam, 2014. The emanation of radiation was, no, I'm not, these are the scientific data, 23.140 microsievert. It has got reduced to almost half, which is 15.96 microsievert. So on the one hand, it is far less than the threshold damage level. On the other hand, under the present government, every year there is a progressive decline, more so in case of the Tamil Nadu plants. फंगन सिंह जी शॉर्ट में, फंगन सिंह जी कुछ शॉर्ट में मेरा एक छोटा एक प्रश्न था। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट जिनको सेंक्शन मिली है वह है चुटका पाठा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। भाग्य से उसमें अभी जो प्रोसेस होना चाहिए, जिस गति से काम बढ़ना चाहिए, केवल मंत्री जी से मैं इतना जानना चाहता हूं कि ये काम की गति कितनी जल्दी बढ़ेगी ताकि इस काम को हम पूरा कर सकें, केवल इतना जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये जानकर के खुशी होगी कि हमारे वहाँ पर इस समय 2 इस तरह से रिएक्टर हैं जो योजना में हैं। एक तो चुटकी का, उसमें हमारे सारे लगभग औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, लैंड इत्यादि का। कुछ एक वहाँ के लोगों को जो R&R होता है, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, वहाँ की आबादी को उठा करके दूसरी जगह पे विकल्पित स्थान पर ले जाना होता है, उसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी। वहाँ की स्थानीय लोगों को कुछ एक एप्रीहेंशंस थी, उसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री जी से संपर्क हुआ। मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया जिसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के 2-3 अधिकारी भी हैं। वो जहाँ पर मौके पर गए थे, उन्होंने हमें कुछ सुझाव दिए। शायद उन्हें कुछ और राशि अपेक्षित रहेगी केंद्र से, और उसकी बात हो चुकी है। बहुत जल्द हम उसको शुरू कर देंगे। दूसरा जो शिवपुरी में है, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पानी की व्यवस्था की।
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक समिति का कोई इसकी जिम्मेवारी भी दी है। जैसे ही वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था हो जाती है हम उसको भी शुरू करेंगे। और तीसरा जो इनका अपना क्षेत्र है खांडवा का, मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यूक्लियर मिशन के तहत और उसके अंतर्गत विस्तार होने वाला है रिएक्टर्स का देश भर में, तो हो सकता है कि एक समय आए कि वो खांडवा का भी सूची में नाम शामिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 363 श्री जी लक्ष्मी नारायण। Thank you, sir. Question number 363. Answer is laid on the table of the House. Sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister that the recruitment of contractual paramedical staff such as pharmacists, radiographers and lab technicians is now mandated through the government e-marketplace, replacing the earlier system of public advertisement and selection through hiring committee. Sir, this shift has severely limited hospitals authorities' ability to access candidates' qualifications, sir, technical skills and experience. Additionally, frequent staff replacements by selected agencies disrupt patient care and hospital operations, affecting service quality. Given the critical role of paramedical staff in diagnostic, treatment and emergency care, will the government consider restoring the earlier recruitment process through public advertisement and selection committee to ensure experienced, skilled and stable staffing in railway hospitals, sir? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने जो प्रश्न कहा है, बेसिकली इनका कहना है कि जो पहले सिलेक्शन का प्रोसेस था उसको बदल के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के थ्रू से अब कुछ सर्विसेज ली जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जेम का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी आए। देश भर में लोग गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज या गुड्स के प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया गया है। फिर भी माननीय सांसद के मन में अगर कोई संशय है तो मैं माननीय सांसद के साथ बैठ के पूरा डिटेल में उनके साथ समझ लूँगा, समझ के उसका जो समाधान होगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, as per the Honorable Minister response, over 5.02 lakh people have been recruited by the ministry since 2014-15, sir, which is commendable. However, the recruitment challenges persist, particularly in Andhra Pradesh, where despite having 4 major railway divisions, we still lack of a dedicated railway recruitment board, sir. As a result, many vacancies remain unfilled, particularly in railway hospitals. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister, will the government facilitate the establishment of railway recruitment board for Andhra Pradesh? माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश में रेलवे की वैकेंसीज बहुत लिमिटेड है। टोटल 283 जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें ऑलरेडी 263 ऑन रोल है। श्री मुरारीलाल